Hello my dear student, welcome to Excellent Study Center Educational Channel। ये आपके कोचिंग का नाम हुआ। जैसे कि ग्राफ पे आपको स्टूडेंट्स क्लियर समझ में आ रहा होगा कि अभी हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 का रियल नंबर पढ़ने जा रहे हैं। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है और यहाँ से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स की। और आपको खुशखबरी दे दूं कि यहाँ पूरा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं चैनल पर मैथमेटिक्स का। तो प्लीज अगर आपको पसंद आए तो बोलने की तो जरूरत है नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फुल सॉल्यूशन मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं रियल नंबर के बारे में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक फंडामेंटल कंसेप्ट ये दे दूं कि जो रियल नंबर है, रियल नंबर में आखिर हमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो टॉपिक्स को कवर करना है। तो फुल टॉपिक्स में यहाँ पे पूरे चैप्टर का तो नहीं बता रहा, लेकिन पार्ट 1 में जो हमें स्टडी करना है, जो पढ़ना है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। और फिक्स जो पार्ट 2 आएगा फिर मैं वहां बताऊंगा कि इस पार्ट 2 में फिर कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने। इस तरह से जितने भी इसके पार्ट्स होंगे टोटल को आप अगर टैली कर लोगे तो रियल नंबर्स में जितने भी सारे आपके बुक में टॉपिक्स दिए गए हैं वो सारे के सारे यहाँ कवर होने वाले हैं। और एक एक क्वेश्चन भी प्लस यहाँ पे मैं आपको जो और जो अवेलेबल बुक्स हैं, जैसे कि आपको RS अग्रवाल हो गया, स्ट्रेंथ फ्रेंड्स हो गया, तो इन सारे बुक से भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन टाइम्स और उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा, ताकि आपको किसी भी तरह से कहीं भी कोई वीक पॉइंट आपका न रह जाए फाइनल एग्जाम से पहले तक। ओके स्टूडेंट, तो मैं आपको जैसा कि आपको दिख गया होगा स्क्रीन पर कि टॉपिक्स टू बी कवर्ड में सबसे पहले मैंने लिख रखा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे कि ये आपको यूक्लिड डिवीजन क्या होता है। उसमें पहले फंडामेंटल कंसेप्ट के रूप में हम डिविजिबिलिटी को जान लेंगे, क्योंकि डिविजिबिलिटी ही एक वो चीज है, एक वो मैथमेटिकल टूल्स है, सिंबल है, जो कि सारे चीजों पर डिपेंड करती है और इसके मार्क्स को ही यूज करके, इसके टूल्स को, इसके सिंबल को यूज करके हम लोग मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं। तो शायद आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि डिविजिबिलिटी क्या है। अगर नहीं भी मिला है तो कोई बात नहीं है, इस चीज को पहले हम लोग यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन इससे भी पहले मैं आपको पहले ये तो बता दूं कि आखिर रियल नंबर जो आपके चैप्टर का नाम है, आखिर इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स। हालांकि बहुत अजीब आपको लग रहा है कि यार ये रियल नंबर तो हम लोग तो जानते ही हैं क्लास 10, बट मैं रिवाइज कर दे रहा हूं ताकि देखो सिंपल सी मैं बात करता हूं आपसे। जो आप अगर मूवी देखते हो तो मूवी का जो नाम होता है, जिस जमाने को 3 इडियट्स है ना, तो इसका नाम जो है वो उसके एस्पेक्ट में ही पूरी बात अगर समझ में आ जाती है कि 3 इडियट्स है। और इसमें 3 इडियट्स के बारे में आपको एक ओवरव्यू में बता दूं कि 3 इडियट्स का क्या सेंस है, तो आपको पूरी फिल्म का एक ओवरव्यू समझ में आ जाता है। तो उसी तरह से आपका जो चैप्टर है, जो भी इसका जो नॉमेनक्लेचर जो नाम रखा जाता है, वो पूरे चैप्टर को देखकर फिर उसका हेडिंग दिया जाता है। तो क्यों ना सबसे पहले हम रियल नंबर की बात कर ले। हालांकि इस चैप्टर का रियल नंबर होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे जो है वो प्रॉपर्टीज की बात की गई है और रियल नंबर से हट के बात की गई है। बहरहाल तो रियल नंबर क्या है, पहले इस चीज को हम लोग यहाँ समअप कर लेते हैं। ओके दोस्तों, तो रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या भी कहते हैं। तो आप इसको ऐसे कुछ शॉर्ट में आप डिफाइन कर सकते हो, समझ सकते हो। द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर and set of irrational number is called real number। यानी जो रियल नंबर है वो यूनियन होता है, सेट होता है रैशनल नंबर का और इर्रेशनल नंबर का। अब आपके माइंड में आएगा कि भैया रैशनल नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर क्या है। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप क्लास 9 का जाके ओपन करो। मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है आपके लिए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मैंने रैशनल, इररेशनल और अदर्स नंबर के टाइप को भी बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। बहुत अच्छा रिव्यू भी है उस वीडियो का, तो प्लीज आप उसको देख लें। फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में मैं ये बता दूं कि रैशनल नंबर हालांकि आप जानते भी होइएगा
तो अगर नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ, अगर जानते हो तो तभी भी कोई बात नहीं, आपका रिवाइज हो जाएगा। तो रैशनल नंबर पी बाई क्यू के रूप में जो नंबर लिखे जाते हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं, और इर्रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखे जाते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इनमें और भी चीजें हैं, कुछ अलग सिचुएशंस भी है, जो कुछ सिचुएशन पे जाके ये चीज पूरी तरह से सही नहीं भी होता है। Q इंटू जीरो नॉट जीरो, इस चीज का भी मैंने बताया है। तो आप नंबर सिस्टम का जाके यूट्यूब पे आप देख लीजिए, आपके ही चैनल पर एक्सीलेंट स्टडी सेंटर पे मैंने खुद का वीडियो आपके लिए डाल रखा है, तो वहां से आप देख लो। बहरहाल रियल नंबर द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर कॉल्ड रियल नंबर। देखो स्टूडेंट्स, अब इसको आप, मैंने क्या कहा, अगर आपको आपकी अगर इंग्लिश थोड़ी अगर वीक है, अगर प्रॉब्लम होता है, तो आपके लिए फिर मैं खुशखबरी दे रहा हूं कि मैंने जो इंग्लिश में लिख रखा है, जो भी टर्मिनोलॉजी थोड़ा अगर टफ, अगर हल्का भी अगर लगे, तो मैं उसका हिंदी भी यहां दूंगा। इस तरह से जो आपको BSEB से हैं उनके लिए भी ये वीडियो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि CBSE वालों के लिए है, यानी बिहार बोर्ड एंड CBSE, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, दोनों के लिए ये कैपेबल साबित होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब हमारे क्या है, जो इट्स सेट डिनोटेड, यानी जो रैशनल नंबर है इसके पूरे सेट को डिनोट करते हैं R से। तो कैसा सेट होगा, कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर का ये यूनियन होता है। तो 1/2 या फिर 2/1 या फिर 0/1 या फिर 1/2, 2/1 और 0/1, ये सब क्या रैशनल नंबर हो जाएंगे। उसी तरह से 1/0 ये इर्रेशनल हो जाएंगे, क्योंकि Q नॉट 0, ये आपको नंबर सिस्टम में मैंने बताया है। या फिर 25/5 या फिर 25/0, ये भी आपको इर्रेशनल हो जाएगा। इस तरह से रैशनल एंड इर्रेशनल के सेट को ही हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो आप इसको ऐसे हिंदी में डिफाइन कर सकते हो, परिमेय तथा अपरिमेय यानी कि रैशनल एंड इर्रेशनल संख्याओं के सम्मिलन यानी कि यूनियन को वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं। मैं समअप कर दूं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने पहले आपको डिविजिबिलिटी बताना है, उसके बाद हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे आएंगे। तो ये तो आपको फंडामेंटल कंसेप्ट था जो कि मैंने आपको अभी बताया। तो अब आते हैं कि डिविजिबिलिटी क्या है। तो व्हाट डू यू मीन ऑफ डिविजिबिलिटी, जैसा कि नाम से ही क्लियर, डिविजिबिलिटी यानी ये जो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एटसेट्रा के जो सिंबल्स हैं वही डिविजिबिलिटी कहलाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे जो मार्क्स हैं, ये सारे जो चिन्ह हैं, जो सिंबल है, जैसे पॉजिटिव यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सारे जो सिंबल हैं यही कहलाते हैं डिविजिबिलिटी। ऑफ कोर्स अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि दो पॉजिटिव इंटीजर लेंगे और उनके बीच हम इस डिविजिबिलिटी को प्रूफ करके फाइंड अप करके देख लेते हैं। नाउ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एग्जांपल 21 एंड 5, तो इसके लिए सबसे पहले हम ये वाले डिविजिबिलिटी का यूज करते हैं। तो लेट्स डिवाइड। अब अगर 21 एंड 5 ये आपस में अगर डिवाइड होते हैं तो ऑफकोर्स जो हमारा 5 होगा, 5 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिविजर, जबकि 21 डिविडेंट हो जाएगा। तो आप जानते हो कि डिवाइजर से हम क्या करते हैं, डिविडेंट को डिवाइड करते हैं, यानी कि उसे हम सॉल्व करते हैं। तो ऑफ कोर्स यहां पे कुछ ऐसा ही किया गया, पूरा सेटअप मैंने स्टूडेंट्स यहां पे आपको दे रखा है। जो 5 है वो डिविजर हो जाएगा और जो 21 है वो डिविडेंट हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स यहां पे हमें 5 से 21 को डिवाइड करना होगा। तो कितनी बार में करोगे, ऑफ कोर्स 5 को 4 से करोगे तो 5 4 20 यानी 5 के 20। तो आपका
21 में से 20 को माइनस करोगे ऑफ कोर्स यहाँ, तो आपको आएगा 1। तो इस तरह से ये जो पूरे सेटअप हैं, इसके एक एक नंबर को किसी खास नाम से हम उसे रिकमेंड करते हैं, बुलाते हैं, पुकारते हैं या फिर शो करते हैं। तो ऑफ कोर्स मैंने तो आपको बताया कि 5 आपका डिवीजर हो जाएगा और 21 डिविडेंड। लेकिन जो हमें जितनी बार में मैंने लगाया सॉल्व करने के लिए, वो क्या कहलाएगा? वो हमारा क्वोशिएंट कहलाएगा। ओके, और जो हमारा बचता है लास्ट में माइनस करने के बाद, वो रिमाइंडर कहलाएगा। रिमाइंडर जो है वो आपको 0 भी हो सकता है या फिर 0 से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे कि यहां 1 दिया गया है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ये जो आपने यहाँ ये सेटअप मैंने दे रखा है, ये सेटअप को आप प्रूव भी कर सकते हो कि क्या ये मेरा सही बना है या नहीं बना। हालांकि देखने से तो क्लियर समझ ही आ रहा है कि ये सही बना है, लेकिन सपोज दैट यहां से एक्चुअली मामला ये है कि एक मैथमेटिशियन थे जो इस छोटे सेटअप से ही उन्होंने एक फॉर्मूला को रिकमेंड कर दिया, फॉर्मूला को इजाद कर दिया, जैसे कि 21 आपका क्या है स्टूडेंट्स? डिविडेंड है। तो 21 को आप अगर एक तरफ रखो और बराबर के दूसरे तरफ आप डिवीजर को रखो और डिवीजर को आप क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें रिमाइंडर को जोड़ दो, तो जितना आएगा वो डिविडेंड के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कुछ ऐसा, देखो 21 क्या है? डिविडेंड। तो डिविडेंड इज इक्वल टू 5 into 4, यानी कि डिवीजर और क्वोशिएंट ये आपस में मल्टीपल हो जाएंगे और प्लस हो जाएंगे रिमाइंडर। तो जो यहां पे है वही बराबर के इधर भी हो जाएगा, जैसे 5 4 20 प्लस 1 21 एंड 21, यानी LHS एंड RHS दोनों आपको इक्वल हो जाएगा। इस तरह से एक फॉर्मूला हमारा बनता है डिविडेंड। 21 क्या है? डिविडेंड। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आपको थोड़ा लग रहा होगा कि यार ये मैं क्या पढ़ा रहा हूं, एकदम बच्चे वाली बात, क्या डिवीजर, क्या क्वोशिएंट, क्या रिमाइंडर। लेकिन आपको जान के ये काफी हैरत हो सकता है, अगर आप पहले से नहीं जान रहे हो तो खुशी भी आपको होगी कि जो यही सेटअप है स्टूडेंट, यही सेटअप हमारा कहलाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जैसा कि आपको यहां पे शो किया गया है। तो यहां जो रिमाइंडर है वो या तो 0 के इक्वल होगा या तो 0 से बड़ा होगा, और रिमाइंडर लेस देन होगा डिवीजर से, या फिर रिमाइंडर से बड़ा होगा डिवीजर, ऐसा भी कह सकते हो। तो ये जो आपको फॉर्मूला आया, यही फॉर्मूला क्या आया? यूक्लिड डिवीजन लेमा। आपके माइंड में आ सकता है कि यार इसका यूक्लिड डिवीजन लेमा ही नाम क्यों रखा गया? एक्चुअली बात यह है स्टूडेंट्स कि ये यूक्लिड्स जो यहाँ पे नाम दिया गया यूक्लिड्स, ये एक आदमी का नाम है, ये एक मैथमेटिशियन थे जो कि ग्रीक के रहने वाले थे। इनके ही द्वारा ये फॉर्मूला को डिस्कवर किया गया। हालांकि बहुत आसान है, हम लोग पहले से भी इसको यूज करते आ रहे हैं, लेकिन प्रूवन दैट जो है वो आपको यूक्लिड साहब ने सबसे पहले हमें सुझाया। तो लेमा क्या है सर? आपके माइंड में भी है कि यूक्लिड तो समझ गया भैया कि मैथमेटिशियन थे, डिवीजन इसलिए लगा कि डिवीजन का ही मेथड है पूरा, लेकिन लेमा क्यों आया? ये लेमा क्या है? एक्चुअली मामला ये स्टूडेंट्स, अभी अभी आपने ये चीज जो देखा, ये क्या है? एक्चुअली में 21 और 5 अपने आप में ही एक प्रूव है, और ये अपने आप से, यानी जो डिवीजर और डिविडेंड है, ये खुद अपने आप में प्रूव है, और ये क्वोशिएंट और रिमाइंडर को भी प्रूव कर दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि लेमा जो आपको यहां दिया गया, लेमा ऐसा सिद्धांत है जो खुद तो प्रूव होता है और अपने से किसी दूसरे नंबर या इंटीजर को भी प्रूव कर देता है। शायद आपको समझ में नहीं आ रहा हो पूरी तरह से, देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है ताकि आपको किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेमा, ए लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, प्रूवन स्टेटमेंट ध्यान रखें, यूज्ड फॉर
प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, जो कि किसी दूसरे स्टेटमेंट को भी प्रूव कर देते हैं, जैसा कि यहां पर आपने देखा। अब देखो, इसको और अच्छे से अगर डिस्क्राइब किया जाए तो आप इसको कुछ ऐसा समझ सकते हो कि अभी अभी हमने क्या किया है। हमने a और b पॉजिटिव इंटीजर लिया। a और b कहने का क्या मतलब है, a हो गया आपका ये और b हो गया ये, यानी कि डिविजर और डिविडेंड। तो हमें क्या मिला, हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिले, यानी कि q और r मिला। इसी चीज को मैंने यहां पे लिखा कि इफ अगर a एंड b पॉजिटिव इंटीजर होंगे तो हमें q और r यानी कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिलेंगे। ऑफ कोर्स इसी चीज को मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में आप कुछ ऐसा समझ सकते हो, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a इज इक्वल टू यानी ये आपको a हो गया 21, तो a इज इक्वल टू क्या हुआ था, आपको यहां देख सकते हो b एंड q, यानी b गुने q यानी कि b इंटू q, वही तो यहाँ पे दिया गया 5 इंटू 4, तो ये आपको क्या हो गया b और q, प्लस r दिया गया था तो वही यहाँ पे दे दिया गया प्लस r, तो यही यहाँ पे मैंने शॉर्ट में दे भी दिया है। तो इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। यहाँ 0 से बड़ा हो सकता है r या फिर 0 के बराबर, और r लेस देन हो सकता है b के। ओके स्टूडेंट्स, b का मतलब क्या है, b का मतलब यहां पे आप समझ सकते हो, मैंने दिया था a और b यानी के ये। ओके, तो थोड़ा सा आपको बार बार ऊपर नीचे हमें करना पड़ रहा है। अगर आपको गुड़मुड़ हो रहा होगा, आपस में सारी चीजें टकरा रही होंगी, तो आप पहले तो एक बार पूरा वीडियो को देख लो, फिर आप दोबारा भी इसको देख लेना, पक्का क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत स्लो और आसानी से एक एक चीज को आपकी नजरों के सामने रख के मैं बता रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमारा बनता है, जो कि मैथमेटिकल इक्वेशन हमारा यहाँ से सॉल्व हो जाता है। नोट, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कसम से इसको ध्यान रखिएगा। जब आपको a और b पॉजिटिव इंटीजर दिया गया, q और r मिला, q और r जो है ये कि यूनिक इंटीजर, ऐसा मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये आपको चेंज नहीं हो सकते, ये नॉट चेंजेबल, क्योंकि ये सेटिस्फाइंग करते हैं इक्वेशन a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को। अब यहां जो मैंने आपको दिया कि आपको यूनिक इंटीजर है, इसका सीधा सा मतलब यही है स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि ये आपको q और r चेंजेबल नहीं है। जैसे कि यहां देखो q और r, q एंड r यानी कि 4 और 1, क्या आप इसे चेंज कर सकते हो? आप सोचो कि आप ये दूसरा नंबर तो ले सकते हो, इंटीजर दूसरा आप ले सकते हो, जैसे मैंने कहा था ना कि 2 पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन आप जो 2 पॉजिटिव इंटीजर लोगे, उसका जो आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर आएगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। वही यहां पे आपको दिया गया कुछ ऐसे, गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r विच सेटिस्फाई इक्वेशन a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये आपका ऑब्जेक्टिव यहां से क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसको प्लीज ध्यान रखेंगे। अब क्या है स्टूडेंट्स कि अब हम कुछ इंटीजर्स लेते हैं जहां हम उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करने का कोशिश करते हैं, ताकि इसका हम प्रैक्टिकल भी देख सकें। थ्योरी तो आप देख ही लिए कि किस तरह से हमारे क्वेश्चंस में एग्जाम में आ सकते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं 21 एंड 5 का। तो सबसे पहले आप क्या करो कि जस्ट जैसे ऊपर मैंने किया था यहाँ, 21 और 5 का आप जो है मल्टीपल नंबर्स ले लो, तो क्या होगा 5 इंटू 4 प्लस 4 यानी कि 5 चौके 20। हालांकि यहाँ पे स्टूडेंट 3 होगा, 4 नहीं होगा, तब ना आपको आएगा 23 टोटल। तो 5 इंटू 4 प्लस 3, ये आपका हो गया क्या 23 का मल्टीपल फ्रैक्शन, मल्टीपल नंबर। 23 को जब आप ब्रेक डाउन करेंगे तो ऑफ कोर्स आप समझ रहिएगा। तो 23 को हम a मान सकते हैं और
5D एंड 4Q एंड फिर ये वाला 3 आपको होगा, तो ये आ जाएगा आपको R। इस तरह से Q और R जो है स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, ये हो जाएगा यूनिक इंटीजर, दैट इज अ नॉट चेंजेबल बिकॉज। ओके, शायद आपको समझ में आया होगा, नहीं तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 2, 45 एंड 9। 45 का अगर आप फिर मल्टीपल करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 इंटू 5 प्लस 0, यानी कि 9 पंचे सीधा 45 आ जाएगा, 9 5 45, तो आपको कुछ बचेगा ही नहीं, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखो तो Q और R यानी Q एंड R ये क्या चेंजेबल होगा, नॉट चेंजेबल, तो ये आपको क्या कहलाएंगे, 5 एंड 0 यूनिक इंटीजर। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां देखो फिर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकलता है नोट में, EDL यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू जब भी हमें कोई अगर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो वहां हम क्या करेंगे, सबसे पहले HCF उसका निकालेंगे। देखो फिर से मैं बता दूं, यूक्लिड डिवीजन लेमा EDL यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू जब हमें कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले हम वहां जो पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे, 2 पॉजिटिव इंटीजर, उसका हम HCF निकालेंगे। अगर स्टूडेंट आपको ये नहीं हो रहा है कि HCF का क्या मतलब है, हालांकि पता होगा आपको, मैं उम्मीद करता हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर GCF ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा नहीं, मैं एक बार आपको मैं रिकैप ही करके बता देता हूं कि पूरा कैसे सॉल्व होता है, क्या सेंस है इसका, क्योंकि यहां से आपका कमाल की बात है क्लास 10 में भी क्वेश्चन सॉल्व होता है, एक नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर 2 नंबर के या फिर जो आपको इससे ज्यादा नंबर के, तो वहां बेसिक जो है आपका यही है। HCF जब और हल्का भी मिस करोगे तो फिर आपका क्वेश्चन कहां जैसे इसे बनेगा। तो क्यों एक बार रिकैप कर लिया जाए। ओके, तो आइए रिकैप ऑफ HCF। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एग्जाम्पल लेते हैं इस चीज को जानने के लिए, 12 एंड 16 यानी 12 और 16, ये क्या है, 2 पॉजिटिव इंटीजर है, वही तो मैंने यहाँ पे कहा था कि 2 पॉजिटिव इंटीजर का। तो फैक्टर सबसे पहले मैं 12 का अगर निकालूं तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, ऑफकोर्स आप समझ सकते हो, 12 into 1 is equal to 12, 6 into 2 is equal to 12 and 3 into 4 is equal to 12। यानी ये सारे जो आपको नंबर्स हैं ये मल्टीपल हैं 12 के। ओके स्टूडेंट्स, उसी तरह से अगर 16 की अगर बात की जाए तो 16 का आ जाएगा 6 into 1, 8 into 2 and 4 into 4। तो अब यहां हमें क्या मिल रहा है, जो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से, देखो 1 यहां भी है, 1 यहां भी है तो मैंने 1 ले लिया, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है तो मैंने ले लिया, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है तो मैंने 4 को भी ले लिया। तो वही यहां पे दिया गया है 1 2 4, ये क्या है, कॉमन फैक्टर हैं। लेकिन सोचो स्टूडेंट कि इस कॉमन फैक्टर में कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि HCF है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऑफ कोर्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 4, क्योंकि हाईएस्ट तो यही है सबसे ज्यादा। तो आप कह सकते हो कि 12 एंड 16 का HCF का जो हाईएस्ट HCF जो होगा, यानी 12 और 16 का जो HCF होगा वो क्या होगा, वो 4 होगा। अब देखो यहाँ पे एक डिफिनेशन निकल के आता है कि HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर A and B is the largest positive integer D that divide both A and B। बिल्कुल टेंशन नहीं होती, मैं एक करके इसको अच्छे से समझाता हूँ फिर से मैं। HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर, यानी जब 2 पॉजिटिव इंटीजर का, जैसे A और B का, जब हम HCF निकालते हैं, जैसे कि यहाँ देखो A और B का, ये आपको A और B 2 पॉजिटिव इंटीजर निकालते हैं तो क्या होता है, हमें लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर D प्राप्त होता है, यानी कि 4 आपका D हो गया, और ये लार्जेस्ट भी ऑफ कोर्स। बोथ A एंड B और साथ में A और B भी। तो पता ये चला कि जब हम किसी 2 पॉजिटिव इंटीजर से फाइंड करते हैं HCF के थ्रू, तो हमें एक जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर प्राप्त होता है। और आपको जान के काफी अचंभित हो सकते हैं कि यही जो इतना बेसिक चीज है HCF का, मैंने क्यों रिकैप किया अभी आपको समझ में आ गया होगा, यही कहलाता है स्टूडेंट EDA। यानी दिस होल प्रोसेस
is called a EDA, Euclid Division Algorithm। उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। SCF of two positive integer a and b, the largest positive integer d, divide both a and b, this whole process is called EDA, यानी कि Euclid Division Algorithm। अब तो क्वेश्चन यहाँ पे अब तक आपने दो चीज जाना। पहला तो आपने जाना EDL यानी कि Euclid Division Lemma, ये आपने जो जाना, और दूसरा आपने क्या जाना, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये आपका पहला था ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा। दूसरा आपने जाना EDA यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब बेसिकली अगर इसमें आपको मैं पूछूं कि बेटा ये बताओ कि इसमें आपस में बेसिकली क्या फर्क नजर आया आपको, तो आपने क्या देखा था EDL में, यूक्लिड डिवीजन लेमा में आपने क्या देखा था? आपने वहां ये देखा था कि हम किसी दो पॉजिटिव इंटीजर को क्या करते हैं, जल्दी बताओ, फटाक से रिकैप करके हमें बताओ। उसको हम डिवाइड किए थे और उसके थ्रू हमें Q और R मिला था। यानी ये पूरा जो सेटअप था डिवाइड का, यही हमारा कहलाया था यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्यों कहलाया था वो भी मैंने आपको बताया। लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में यानी EDA को अगर देखा जाए तो यहाँ आपने क्या किया कि दो पॉजिटिव इंटीजर का आपने SCF निकाला, और SCF निकालने का जो दिस होल प्रोसेस है वही कहलाया EDA यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि मैं पूरा होल सिलेबस आपको यहाँ करवाने वाला हूँ। और अपने दोस्तों में भी प्लीज इसे शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं पार्ट 2 लाऊंगा जो कि इसके आगे का होगा। ओके, बाय बाय।